गरुड़ पुराण क्या कहती है? कि जो ये 7 साल आने वाले हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। क्या होगा? किसी की डेथ बेड पे होती है ना, अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, तो शैया दोष लगता है। आपके हवन में भगवान जी दर्शन देते हैं एंड वो बकायदा मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। आई वाज अमेज्ड। लिटरली शिव जी दिख रहे हैं, गणेश जी दिख रहे हैं, लेकिन वो कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो जुपिटर की स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जब जब ऐसा हुआ है तब वर्ल्ड में देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। Explosive wildfire tripling in size in less than 24 hours. मूसलाधार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है। मृत्यु, जिससे सब डरते हैं, आपको इसका आभास हो जाता है, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए। लोअर जेनिटल से अगर सोल निकलती है, दैट मीन्स वो सोल। क्या रिचुअल्स होते हैं, लाइक कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले कॉटन पर एक और भी बहुत सारे महादान की जी, बातें जी, हैं। जी, जी। और कौन से होते हैं? 7 टाइप्स के जो अनाज होते हैं उनका दान करें। लोहे का दान, सोने का दान अच्छा माना जाता है। जो आइडल्स बनाई जाती है, भगवान की जो मूर्तियां बनाई जाती है, उनके नीचे कॉपर प्लेट पे मंत्रास लिखे रहते हैं। मंत्रास की वाइब्रेशन होती है, वही वाइब्रेशन इस आइडल में भी आ जाती है। सिंबल्स कैसे काम करते हैं? सिंबल्स होते हैं जिनकी एक अपनी एनर्जी होती है, और उन सिंबल्स को यूज कर कर हम जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं। जो थर्ड पर्सन इशू होता है रिलेशनशिप में, उसके लिए रेड कैंडल के नीचे आपने एक पेपर पर लोग हेल्थ से रिलेटेड परेशान होते हैं कि हील नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कैन ड्रॉ द सिंबल ऑन। सोल की जर्नी बताती है आफ्टर डेथ। जब एक सोल इस दुनिया से जाती है तो एक वैतरणी नदी होती है। सोल को बहुत सारे कष्ट उस नदी के थ्रू मिलते हैं। माना जाता है कि मरने से पहले एटलीस्ट भविष्य मलिका ने कहा था कि अगले 7 साल बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। क्या होने वाला है? आज के इस अडॉन टॉक्स पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो अब तक किसी पॉडकास्ट में हमने बात नहीं करी है और आपको यूट्यूब पे आसानी से मिलेंगे भी नहीं। हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में। हम बात करने वाले हैं महादान के बारे में। बहुत सारे लोग आपको रेमेडीज तो बताते हैं कि आप ये दान कर दो, आप कंबल दान कर दो, आप ऐसा ये किसी को जानवर को कुछ ये खिला दो, ऐसा खिला दो, बट वो महादान क्या है जो साक्षात गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। हम बात करेंगे अगले 7 सालों के बारे में। क्या कहती है भविष्य मलिका कि आपके अगले 7 साल सिर्फ आपके ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के, पूरे हिंदुस्तान के कैसे जाने वाले, और पक्का आपके भी, कि कैसे अगले 7 साल जाने वाले हैं जियोपॉलिटिकली इन एवरीथिंग। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या ये एक्चुअली और बढ़ने वाला है, घटने वाला है, एवरीथिंग। आप लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, कैसे मंदिर एक्चुअली जाना चाहिए, कब कब जाना चाहिए, कौन सी तिथि पे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, वेरी इजी रेमेडीज। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम बात करने वाले हैं स्पेल्स के बारे में, कैंडल मैजिक के बारे में, वास्तु के बारे में कि आप कैसे वास्तु अकॉर्डिंग रेमेडीज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। सो दिस वेरी इंसाइटफुल एपिसोड, आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है, मजा आने वाला है। और कुछ मैजिकल सिंबल्स भी हैं जो मैंने अभी देखे जब मैं गेस्ट से बात कर रहा था, एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या ही है, इनसे उनसे एक्चुअल आपको एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत जल्द कुछ महीनों में ही आएगा मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। मैम कैसे हो आप? I'm good. How about you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई वांट कि आज पहली बार, यूजुअली आपको बहुत सारे चैनल्स पे देखा गया, बट अडॉन की ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, then I'll put my questions. Okay. I'm Dr. Ashna Kaushik. I'm an author of the book World of Spell Magic. I'm an astrologer, numerologist, Vastu consultant, Reiki Grandmaster. I also do spells and rituals for everyone. So बैंगलोर से मैम स्पेशली आई हैं पॉडकास्ट के लिए, so इतनी दूर से आने के लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। It's my pleasure actually. राइट, सो सबसे पहला सवाल यही कि स्पेल्स क्या होते हैं, सिंबल्स कैसे काम करते हैं, एंड एवरीथिंग। See, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। जी। तो सिमिलर वे, अब जैसे सपोज मैं स्वास्तिक की बात करूं, स्वास्तिक एनर्जी क्या है? वो हर चीज़ को 108 टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है। So, ऐसे ही सिंबल्स होते हैं जिनकी एक अपनी एनर्जी होती है, और उन सिंबल्स को यूज़ कर कर हम जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। दैट इज़ वाई एवरी सिंबल इज़ अ पावरफुल सिंबल। ओके, जी। सो हमारे को कौन से सिंबल्स मिलते हैं वो हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बात करेंगे आगे। जी जी जी। और स्पेल क्या होता है? स्पेल इज़ लाइक आप अपनी इंटेंशन किसी भी एक चीज़ पर लगा रहे हैं, तो जब वो मैनिफेस्ट हो जाता है, मतलब आप एक स्पेल कर रहे हैं। अब
सिंपल वे में मैं बताती हूँ, अगर आप सोच रहे कि मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को अटेन करना चाहती हूँ, सो दिस इज ऑल्सो अ स्पेल. You are putting your thought, your energy to manifest that. So this is also an example, the simplest example of a spell. अब मैं जो spells करती हूँ तो मैं अपनी spell की power को और enhance करने के लिए I use herbs. There are specific herbs जो in fact kitchen ingredients बोलूँगी, normal kitchen ingredients जो हमें अपने घर में मिल जाते हैं, उन किचन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर हम अपनी स्पेल की पावर को बढ़ा सकते हैं. सिमिलरली मैं ऑयल्स यूज़ करती हूँ. बहुत सारे ऑयल्स से एक ऑयल बनता है और उनको डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करके एनर्जाइज किया जाता है. हर चीज़ को एनर्जाइज किया जाता है और फिर स्पेल करने के टाइम उनको फिर से सब चीज़ों को यूज़ कर एनर्जाइजेशन के साथ मैनिफेस्टेशन पावर उस चीज़ की बढ़ाई जाती है. ओके तो स्पेल कैसे काम करते हैं? सपोज मेरे को कोई इशू हो रहा है जी, तो वो स्पेल मेरे को करने हैं प्रैक्टिस या यू विल डू फॉर मी, लाइक हाउ? आप भी कर सकते हैं. कई लोग अपने आप नहीं कर सकते, मे बी उनको फैमिली से कुछ डर होता है कि वो घर में कुछ चीज़ें नहीं कर सकते. सो आई डू फॉर पीपल. और मैं इनको पावरफुल डेज पर करती हूँ. न्यू मून और फुल मून बहुत से पावरफुल डेज होते हैं. अदर ऑस्पिशियस डेज जैसे हस्त नक्षत्र जब होता है, नवरात्रि होती है, तो तब एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है. तो तब भी ये स्पेल्स मैं लोगों के लिए करती हूँ. ओके विल कम टू ये सारी रेमेडीज पे, क्योंकि रेमेडी स्पेशल पॉडकास्ट है ये. जी, तो जी. रेमेडीज पे आएंगे, बट उससे पहले आई वांट टू नो, जो हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, जी, कि गरुड़ पुराण क्या कहती है. लाइक अगर हम गरुड़ पुराण को समझे तो उसमें ये बताया गया आफ्टर डेथ के बारे में, राइट? इट्स अ जर्नी ऑफ अ सोल आफ्टर डेथ. यस. ओके सो थोड़ा सा बताइए. गरुड़ पुराण जो है वो सोल की जर्नी बताती है आफ्टर डेथ. ठीक है. और इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम इस लाइफ में कर लें तो हमारी जर्नी बियॉन्ड जो है वो सिंपल हो जाती है. अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ. जैसे माना जाता है जब एक सोल इस दुनिया से जाती है तो एक वैतरणी नदी होती है जिसको क्रॉस करना पड़ता है और फिर उस वर्ल्ड की यात्रा शुरू होती है. माना जाता है एक सोल को बहुत सारे कष्ट उस नदी के थ्रू मिलते हैं. मतलब इजी नहीं है उस नदी को पार करना, लेकिन अगर किसी ने गौदान किया है, सो गौदान इज वन ऑफ द महादान्स. मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से महादान होते हैं. तो गौदान के बारे में पहले बात कर लेते हैं. तो गौदान किसी ने किया है तो क्या मान्यता है कि आफ्टर डेथ जब उस सोल की जर्नी स्टार्ट होती है तो जो गाय है उसकी पूंछ पकड़ के वो सोल उस वैतरणी नदी को इजीली पार कर जाती है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स. तो इसलिए माना जाता है कि मरने से पहले एटलीस्ट गौदान कर देना चाहिए. अब इसका मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ कि कैसे करना चाहिए, प्लस इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताती हूँ जो मेरे साथ भी हुई, मेरा अपना एक्सपीरियंस, और एक मेरे रिलेटिव हैं उनके साथ भी हुआ, तो मैं ये यहाँ शेयर करना चाहती हूँ. तो सबसे पहले उनकी बात करती हूँ. तो उनको क्या हुआ कि शिव जी के वो भक्त हैं और शिव जी ने उनको सपने में आकर ये बोला कि परसों जो है तुम्हारी ये जो जर्नी है, अर्थ जर्नी है, वो ख़त्म होने जा रही है, कल तुम गौदान कर दो. तो उन्होंने फिर मतलब पहले तो ऑफ कोर्स डर होता ही है, बट वो शिव जी से बहुत उनका जुड़ाव था और उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया. अगले दिन गौदान किया और ऐसा ही हुआ. उसके नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई. बट ही वॉज हैप्पी, ही वॉज वेरी कंटेंटेड. अब इसका सिग्निफिकेंस उस टाइम मुझे नहीं पता था, बट अब मुझे पता है कि अभी जो मैंने आपसे शेयर किया ये है उसका सिग्निफिकेंस, जो खुद भगवान ने अपने भक्त से करवाया. सेकेंडली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ. मेरे मन में भी आया, इस एक्सपीरियंस से बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की. मेरे मन में आया मैं हर कार्तिक पूर्णमासी को ना कुछ अच्छा करने का ट्राई करती हूँ. लाइक किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना या विजिट करना या फिर कोई अच्छा कार्य. तो मैं उसकी प्लानिंग बहुत पहले से करती हूँ. तो हुआ ये कि मुझे था कि मुझे ना गौदान करना है और वो भी कार्तिक पूर्णमासी पर. तो मेरे पापा को मैंने बोला एंड ही वाज लाइक कि अभी से क्यों इतना इन चीज़ों में पड़ रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि अपने काम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो एंड ये सब क्यों. तो उनको थोड़ा सा ऐसे था. तो मैंने उनको बोला पापा मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट ही से ठीक है मैं पता करता हूँ. और उस टाइम क्या हुआ, मेरे मामा जी भी आए और मामा जी से ऐसी नॉर्मल बात चल रही थी. तो उन्होंने बोला कि ये देख लो ये अभी से ही ऐसा करने की सोच रही है. तो मामा जी सेट तो क्या हो गया अच्छी बात है. और क्या हुआ कि हमारे घर में शिव जी की एक फ़ोटो है और उस दिन एकादशी थी, तो हमने भगवान जी की फ़ोटो पे फूलों का हार चढ़ाया था.
तो जैसे उन्होंने बोला ना कि इसमें क्या है, अच्छी बात है, दान कर रही है और मुझे लगता है इसका दान हो जाएगा, जैसे उन्होंने ये बात बोली वो हार मेरे ऊपर गिर गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि शायद मैं कर पाऊँ कार्तिक। एग्जैक्टली। अब क्या हुआ कि पापा ने एक दो लोगों को बोला, बट कहीं से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया कि हम कहाँ जाके करें, थोड़ा मुश्किल होता है, इतना इजी भी नहीं होता। सो कुछ भी नहीं था, कार्तिक पूर्णमासी थी उस दिन और आई थिंक 1.5-2 घंटे ही बचे थे उस तिथि को निकलने में। एंड मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी कि मैं वो कर नहीं पाई जो मैंने सोचा था। एकदम से कहीं से कॉल आता है, पापा ने जिनको बोला था उनका अंकल का फ़ोन आता है कि मैंने सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए, तुम बस यहाँ पहुँच जाओ। फिर मैं वहाँ पर गई और 45 मिनट्स पहले तक मैं दान कर चुकी थी एंड 45 मिनट्स और सो आई थी। क्या रिचुअल्स होते हैं, लाइक कैसे किया जाता है गौदान? सी अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले कॉटन पर एक कंटेनर यूटेंसिल रखना होता है, इफ़ पॉसिबल कॉपर का यूटेंसिल रखें। गाय और बछड़े के साथ मैंने जो दान किया था, गाय का दान और बछड़े का दान, और घंटी बांधनी ज़रूरी होती है गाय के गले में। फिर प्रॉपर रिचुअल्स जो पूजा जो पंडित जी कराते हैं वो तो होती ही है, बट एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आप गौदान करते हैं इंश्योर कि जो आप दान करें, जिनको भी दान कर रहे हैं वो सुपात्र हो, कुपात्र ना हो। सुपात्र इन द सेंस कि वो गौ और उनके बछड़े का अच्छे से टेक केयर करे, पूरी सेवा करे। क्योंकि अगर कोई गौ परेशान है, कोई ऐसे बंदे को आपने दान कर दिया है जो उनकी टेक केयर नहीं कर पा रहे, तो वो भी बददुआ देगी। हाँ जी, तो आपको पाप लगेगा। एग्जैक्टली। तो आप गौशाला में दान कीजिए, वहाँ पर अच्छे से टेक केयर होती है, या फिर कोई भी सुपात्र को दान कीजिए। और प्रोसेस ये है कि फिर मटका आपने रख लिया, उसके बाद आपने गड्ढा करना है, यम की आपने मूर्ति बनवानी है, यम की मूर्ति बना के गड्ढा करना है, गड्ढे में पानी डालना है और आप एक पेपर की बोट भी वहाँ पर रखें। उसके बाद फिर नॉर्मल जो पूजा रिचुअल्स पंडित जी करते हैं वो चलेंगे, बट ये होता है कि इट्स अ सिंबॉलिक कि वैतरणी नदी जब आप पार करेंगे तो यही गाय आपको बचाने आएगी। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। हमारे सनातन धर्म जो है रियली मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जो अब हम समझ रहे हैं अब, लेकिन वो कब से चली आ रही हैं। सो कैसे होता है मतलब गौदान? आपको कहीं से गाय ढूंढ के आनी पड़ती है या फिर जो गौशाला होती है वो अरेंजमेंट्स करा देती है? बहुत सारे लोग करना चाहेंगे पर उनको वे नहीं मिलेगा जी, तो क्या एक वे है कि वो गौशाला करें? जी, गौशाला में पूछा जा सकता है कि अगर वो करवा दें, और पंडित जी भी आप खुद अरेंज कर सकते हैं जो पूजा करते हो, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, बिकॉज दे टेक केयर ऑफ काउस, राइट। बाहर कोई पर्सन करेगा नहीं करेगा, यू डोंट नो। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे पर्सन को जिसको ज़रूरत भी है और जो टेक केयर भी करेंगे, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। ग्रेट, ओके। आपने बताया और भी बहुत सारे महादान की बात हुई है, और कौन से होते हैं? और जो दान आप कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में, आई थिंक हर किसी को करना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि ये बोला गया इसलिए हम कर रहे हैं, बट आई थिंक इन जनरल भी अच्छे भाव से आप किसी के लिए भी दान कर सकते हैं। तो एक तो होता है सत अनाज। 7 टाइप्स ऑफ अनाज को कंबाइन करके 7 टाइप्स के जो अनाज होते हैं उनका दान करें। फिर कॉटन का दान कर सकते हैं। 7 अनाज हम किसको और कब दान करें? सुपात्र को करें, किसी भी ऑस्पिशियस डे पर करें। अब अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, नवरात्रि कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो जब दिल में भाव उठे तब कर देना चाहिए, बट आप कर सकते हैं। फिर नमक बहुत अच्छा इसमें कुछ क्वांटिटी वगैरह भी रहती है? अपने कैपेसिटी अपने हाँ, जितना आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप कर दीजिए। तो सतनाज हो गया, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, सॉल्ट नमक, गौदान मैंने बताया, भूमि दान भी करते हैं। भूमि के लिए तो लोग मारन तंत्र पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सही बात है, बट हमें अच्छा करना है, हमें बुरा नहीं करना। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप भूमि दान भी करें, चाहे कम कर दें, वो आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग करते हैं जो धार्मिक स्थानों के लिए दे देते हैं, लाइक हमारे पास इतनी जगह है, वहाँ पे आप मंदिर या गुरुद्वारे या कुछ भी बना सकते हैं। जी, ओके, तो वो कर सकते हैं। भूमि दान हो गया, और सॉल्ट का मैंने बताया। फिर लोहे का दान अच्छा माना जाता है। सोने का दान अच्छा माना जाता है। सोने का दान जी ऐसे देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिसकी कैपेसिटी वो कर सकता है। बाकी हम नमक का दान, नॉर्मल लोग नमक का दान कर सकते हैं, फ्रूट्स का कर सकते हैं, सतनाज का कर सकते हैं, कॉटन का कर सकते हैं, तो और भी जैसे दान ये जो हैं तो वो किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। राइट जी, ओके।
तो ये महादान बताए गए हैं गरुड़ पुराण में, जी। जो करने चाहिए आपको आपकी आफ्टर लाइफ के लिए भी। पहले समझते हैं कि हम यहाँ पर, इसको मृत्यु लोक बोला जाता है, राइट। यहाँ पर हम अपने कर्म काटने आए हैं, तो सिर्फ हमें पुण्य मिलेगा इस वजह से दान ना करें। अपनी ड्यूटी समझ के एक अनकंडीशनल लव फॉर फेलो ह्यूमन बींग्स, इस भाव से अगर आप कर्म करेंगे और कर्म करते वक्त उसके जो फल हैं वो भगवान को सरेंडर करेंगे, तो आप ना आपका कर्म, ना आप पाप एकत्रित करेंगे, ना आप पुण्य एकत्रित करेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा, आपके कर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सो इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ, ठीक है, ये बातें हमें स्टार्ट करने के लिए बताई गई हैं कि ऐसे ऐसे करने से कि हम अपना जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, वो और इंक्रीज हो। तो हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ें कही गई हैं उसका साइंटिफिक रीज़न है, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोली गई हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, बट देन हमें जाना कहाँ पर है? हमें जाना है जहाँ पर हम अनकंडीशनली अपने दिल से, भाव से हर किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर किसी के लिए अच्छी सोच रख रहे हैं, हमें पहुँचना वहाँ पर है। राइट। सो जैसे हमने महादान की बात करी, अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, पॉडकास्ट करते हैं मेरे साथ, तो उन्होंने किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बोला, जहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, कि उन्होंने बोला कि मेरे को किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर नहीं करनी चाहिए जी। मेरे को सर्टेन दान करने चाहिए और सर्टेन दान नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो मेरे प्लैनेट्स वैसे बैठे हुए हैं जी। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार अब मैं दान में भी लिमिटेड हो गया बिकॉज ऑफ माई प्लैनेट्स, लाइक तो क्या सही है क्या गलत है? सी आई एम माई सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि होता है, पोजीशंस आपकी ग्रह की कैसे बैठी है उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाता है। बट आई फील पर्सनली, आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं बात कर रही हूँ नॉट एज एन एस्ट्रोलॉजर, कि हम इस लोक में कितने साल हैं। आजकल एवरेज जो एज है वो 60-70 या इससे भी कम हो गई है, राइट। तो अब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वो हमारा गुड कर्मा बन जाता है, और जब हम इस लाइफ के बाद जाएंगे तो वो हमारा अच्छा कर्मा हमारे साथ जाएगा। अब ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमको कितनी देर तक अफेक्ट कर रहे हैं, 50-70 ईयर्स, तो हम उसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ऐसे तो हम कितने अच्छे कार्य जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। बट आई फील कि जब भी मन में अच्छा काम करने की सोच आए उसे उसी वक्त कर डालें, क्योंकि यही हमें, सिर्फ यही चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी आगे कितने कल्पों तक, जो हमारे साथ रहेगी। तो जब भी कोई अच्छा कार्य आए, विदाउट थिंकिंग कि ये प्लैनेटरी रेमेडीज हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, वी आर ह्यूमंस फर्स्ट। तो एक लॉजिकली सोचें कि इससे अगर किसी इंसान की हेल्प हो रही है, उसकी लाइफ बेटर हो रही है, देन व्हाई नॉट। तो मतलब बेसिकली मैं दान ये सोच के ना करूं कि मेरे प्लैनेट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं दान ये सोच के करूं कि मेरे को ये 70-80 साल जितना भी मैं जी रहा हूँ, ठीक है, मेरे प्लैनेट्स उस टाइम तक कंट्रोल कर रहे हैं, बट जो 1000 साल तक मेरी सोल जिएगी उसके कर्म तो सुधर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा देखिए मेन एम यही है कि हमने मोक्ष तक पहुंचना है, और कितनी जल्दी हम कर पाएंगे उसके लिए अच्छा बुरा इन सब चीज़ों से हमें ऊपर इवेंचुअली उठना है, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। राइट। तो इसलिए हमें नहीं सोचना कि ये प्लैनेट्स हमें किस वे में अफेक्ट कर रहे हैं, हमें बस अच्छा करना है। ओके, सो मोक्ष क्या होता है? लाइक अगर हम मोक्ष को ढंग से समझना चाहें तो कैसे फिगर आउट करें कि मोक्ष क्या है एक्चुअली? जब एक सोल, 3 टाइप से गुणास होते हैं, सत्व, तामसिक और राजसिक। जब एक सोल इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है और उसके कर्मास खत्म हो जाते हैं, तब सोल को इनलाइटनमेंट, जैसे हमें बोलते हैं मोक्ष बोलते हैं, वो मिल जाता है। इन द सेंस कि वो या तो शिवलोक या फिर जो विष्णु लोक में जाकर भगवान में मर्ज हो जाती है, ब्राह्मण में मर्ज हो जाती है, एंड एंजॉयज इटर्नल ब्लिस फॉर एवर। वो फिर इन लोकास जो होते हैं हमारे, उसमें लोकास बताए गए हैं ना, जैसे गरुड़ पुराण में ही, अब अर्थ जो है इसको मृत्यु लोक बोला जाता है। इससे नीचे 7 लोक हैं, इससे ऊपर 7 लोक हैं। नीचे वाले जो हैं वो मतलब उसमें कष्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, अलग अलग टाइप की योनीज, या फिर हेल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट में। सिमिलरली जो अर्थ से ऊपर लोक हैं वो है, जिसे भू बोला जाता है अर्थ को, भूवर है जो आपका पितृलोक है, जहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स डिसाइड करते हैं, तो वो भी अर्थ से ऊपर एक रेलिम है, आप कह लीजिए। उसके बाद आता है हमारा सुवर लोक। सुवर लोक है स्वर्ग लोक। जिन लोगों ने और अच्छे कर्म किए तो वो स्वर्ग लोक तक जाते हैं। फिर उनसे बेटर जो सोल्स होती हैं वो जाती है मेहर लोक, इससे जो ऊपर लोक है। मेहर लोक के बाद
महरलोक के बाद आता है जनालोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक। तो सत्यलोक तक प्रोबेबिलिटी, अगर कोई सोल सत्यलोक में भी जा रही है तो भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि सोल वापस आकर अपने कर्म काटेगी। लेकिन अगर आप सत्यलोक के बियॉन्ड चले जाते हो, विष्णु लोक या शिवलोक, वहाँ पर भगवान में ही मर्ज हो जाते हो, then that is मोक्ष। आपको कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। आपके कर्म इतने उच्च के हो गए हैं कि कोई बैलेंस बचा ही नहीं है। वाओ। जी। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम शिव लोक या विष्णु लोक जाएं। मोक्ष की प्राप्ति, और जो भी कार्य करें वो दुख और सुख से ऊपर उठकर करें। जो बोलते हैं भगवद कि गीता जो में कृष्ण जी कहते हैं। जी बी अनअफेक्टेड बाय एनीथिंग। तो मुझे भी जैसे गॉड से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है, तो एक जो भगवान इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बार बार मैसेजेस देते हैं कि लव अनकंडीशनली। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। जब हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, तो मोक्ष से पहले एक फेज आता है मृत्यु, जिससे सब डरते हैं, डेथ। कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि हमें अगर मरना, मतलब टाइम इट्स की आपका डेथ बेड अगर आ गया नज़दीक और आपके लास्ट कुछ टाइम है और आपको इसका आभास हो जाता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उस टाइम पे कुछ चेंजेस लाने चाहिए एंड एवरीथिंग। ठीक है, उससे पहले समझते हैं गरुड़ पुराण में कि सोल ने अच्छे कर्म किए हैं कि बुरे कर्म किए हैं, वो हमें कैसे पता चलता है। तो आपने भीष्म पितामह की स्टोरी सुनी होगी कि उन्होंने उत्तरायण तक वेट किया था अपने प्राण को त्यागने का। तो जब उत्तरायण स्टार्ट हुआ तब उन्होंने प्राण त्यागे थे। सो दैट ये माना जाता है कि जो लोग उत्तरायण में प्राण त्यागते हैं, शुक्ल पक्ष में, दैट इज द पीरियड आफ्टर अमावस्या टिल पूर्णमासी, उसमें प्राण त्यागते हैं, दिन में प्राण त्यागते हैं। दैट मीन्स उस सोल के जो कर्मास थे वो कहीं ना कहीं अच्छे रहे हैं, उनके जो नेगेटिव कर्मास थे वो कम थे और पॉजिटिव कर्मास ज़्यादा थे। ओके। ऐसे और भी चीज़ें हैं, लाइक सोल अगर हार्ट चक्रा के ऊपर वाले, जैसे हमारी बॉडी में कितने सारे एग्जिट्स होते हैं, तो सोल का जो एग्जिट है वो भी डिटर्मिन करता है कि सोल के कर्म अच्छे थे कि बुरे। अगर सोल हार्ट चक्रा के ऊपर वाले एग्जिट से बाहर होती, जैसे नोज हो गया, माउथ हो गया, आईज हो गया, दैट मीन्स उस सोल के जो गुड कर्मास थे वो अच्छे थे, बैड कर्मास कम थे। लेकिन अगर जैसे नीचे लोअर जेनिटल्स से अगर सोल निकलती है, दैट मीन्स उस सोल ने बहुत पाप कर्म किए थे, नेगेटिव कर्मास उस सोल के ज़्यादा थे, और मे बी जो नेक्स्ट लाइफ होगी उनकी काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप से भरी हो सकती है। अब कुछ ऐसी सोल्स भी होती हैं, एनलाइटेंड सोल्स जिन्हें हम बोलते हैं कि उनके कर्म बहुत ही अच्छे थे, और जिन्हें बोलते हैं ना कि मोक्ष दायिनी, मोक्ष दायक, जिन्हें मोक्ष मिलेगा, वो कौन सी सोल्स थी। तो वो सोल्स ऐसी होती है जिनका जो एग्जिट है वो तालु से होते हुए सहस्त्र चक्र से जो निकलता है। तो ऐसी सोल्स जो होती हैं उनको माना जाता है कि मोक्ष ही मिल जाता है, एंड दीज सोल्स आर वेरी रेयर। ओके, सो ये कैसे फिगर आउट होता है कि वो कहाँ से निकले हैं? उनके कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, और लाइक हम लोग कैसे इसको फिगर आउट कर सकते हैं? देखिए, कईयों की आंख खुली होती है, यहाँ से जो है, आई डोंट नो कि यहाँ से हम कैसे पता कर सकते हैं, बट आंखों से कईयों का मुंह खुला होता है ना, तो वो हमारे लिए फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल है, बट अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ओके। और आपने टाइमिंग का कौन सा बताया? जो लोग संध्या के बाद जिनकी डेथ होती है, उत्तरायण जब सन की नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ ज्योग्राफी में हमें पढ़ा है ना कि इक्वेटर से जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है, दैट इज नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करता है तो वो साउथवर्ड मूवमेंट है। तो हमें नॉर्थवर्ड जब जाना है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट कब होती है? स्टार्ट अराउंड जनवरी से, जिसे बोलते हैं ना मकर संक्रांति से, जब उसमें तो वो नॉर्थवर्ड उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। तो जब कोई प्राण नॉर्थवर्ड मूवमेंट 2 जब तक लगा लीजिए सितंबर तक, जब वो इक्वल होते हैं ना डे और नाइट, मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ, वैसे तो जो जून 21 के बाद सर्दर्न मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली जून 21 तक आप कह लीजिए, जिनके जनवरी टू जून 21 तक जिनका भी देहांत उत्तरायण में हुआ है या फिर दिन में हुआ है, शुक्ल पक्ष के टाइम हुआ है, मेन तो उत्तरायण ही है वैसे,
तो वो सोल्स की जो कर्म थे वो कहीं ना कहीं अच्छे रहे। तो अब सोल की जर्नी के बारे में बात करते हैं। अब हमें लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, ऑन डेथ बेड है और वो कभी भी जा सकते हैं। तो एक तो उनको शैया से नीचे उतारना है। अब शैया दोष लग जाता है, अगर किसी की डेथ बेड पे होती है ना, अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, तो शैया दोष लगता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है सपोज तो ऐसे बेड तो पे, बहुत सारे लोगों को लगती होगी कि हॉस्पिटल में कितने लोग बेड तो पे उसका निवारण भी बताया गया है अच्छा, कि अच्छा। एक तो दिसाई को और 13th डे के बाद पेहवा में जाकर शैया दान कराया जाता है उनका, तो उससे वो जो दोष है वो खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा। हो सकता है ना पता हो, इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैंने बहुत करुण पुराण जब सुना तो मुझे भी ऐसी काफ़ी चीज़ें थी नहीं पता थी। सो मेरा यही पर्पज़ है कि लोगों को पता चले और वो अपने कर्म सुधारें और हर सोल को एनलाइटनमेंट मिले, मोक्ष Right. मिले, राइट। तो ये तो शैया इफ़ पॉसिबल तभी होता है ना कि सपोज कोई मरने वाले होते हैं तो उनको फटाफट नीचे लिटा देते हैं ज़मीन पर। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जो हमारे गरुड़ पुराण में मेंशन है। ओके। तो वैसे आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, आपने पर्सन को नीचे लिटाना है। स्पेशली अगर आपके पास कुश आसन है, कुश आप ग्रास लीजिए, कुशा को आप नीचे रखिए, उसके ऊपर उस पर्सन को लिटाइए। आप आसपास तिल स्प्रिंकल करें और तुलसी का जो पौधा होता है उसका स्पर्श कराएं पर्सन को। शालिग्राम पे आप जल चढ़ाकर जो वो जल है उस पर्सन को दें। गंगा जल भी देते रहें थोड़ा थोड़ा, और तुलसी मंजरी भी आप पर्सन के पास रखें। ऐसा करने से माना जाता है कि जो सोल है वो लोअर एलिम्स में नहीं जाती, जैसे भी कर्मा रही हो, बट अगर सोल ने इतने अच्छे कर्म कहीं ना कहीं कर लिए कि उनको ऐसे जो है वो उनकी बॉडी को लास्ट राइट्स उनके अगर ऐसे हो रहे हैं तो उनकी जो रेलिम्स है वो लोअर में जा ही नहीं सकते, वो हायर रेलिम्स में ही जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण है। और आप उस पर्सन के लिए गीता का 8वां अध्याय पढ़ें और नाम जाप जितना हो सकता है उस पर्सन के लिए करें। अगर वो पर्सन खुद इस स्थिति में नहीं है, अगर पर्सन उस स्थिति में है कि वो खुद कर सके, तो एट दैट टाइम ये बोला जाता है, या आप जो भी सुन रहे हैं हम सभी को एक चीज़ करनी चाहिए लास्ट टाइम पर, व्हेन वी नो दैट आवर एंड इज़ नियर ऑन दिस अर्थ, तो हमें एक तो डिटैच हो जाना चाहिए, कम्प्लीटली डिटैच हो जाना चाहिए, और जितना हो सके राम 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 या कोई भी नाम जाप स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज जो हम लास्ट मोमेंट पे चीज़ सोचते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में जो होता है एट द लास्ट मोमेंट, दैट गोज़ टू द नेक्स्ट बर्थ। अब इसके पीछे भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ इफ़ यू अलाउ मी। Yes, क्या please. एग्जैक्ट। तो अब हम बात करते हैं भरत, किंग भरत की। तो वो बहुत ही डिवोटेड थे अपनी लाइफ में, और वो अपने पुत्र को सौंप के संन्यास ले लेते हैं। अब वो जंगल में रहने लग जाते हैं। वहाँ क्या होता है कि वो अपनी मेडिटेशंस में और भगवान में बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं। एक बार क्या हुआ, वो मेडिटेट कर रहे थे और डियर शेर से बच रही थी, और बचते बचते शी वॉज प्रेग्नेंट ऑल्सो, और उन्होंने उस टाइम अपनी बेबी को बर्थ दिया और शेर ने उस डियर को खा लिया। अब वो बेबी अकेला था तो उनका दिल ना पसीज गया कि इसका बेचारी का कौन ध्यान रखेगा। तो वो डियर को, छोटे बेबी डियर को अपने साथ ले आए। वहाँ पर उन्होंने उस डियर का पालन पोषण किया और बहुत ध्यान रखते थे उस वो डियर का। तो अब उनको क्या हुआ, जब उनका डेथ टाइम नियर आ रहा था तब उनको लगा कि इस डियर का क्या होगा, और जो लास्ट थॉट था ना उनका, वो डियर में ही रह गया। जिससे क्या हुआ कि उनका नेक्स्ट जन्म जो हुआ वो डियर के रूप में हो गया। तो अब वो डियर के रूप में हुआ, बट उनकी क्योंकि कॉन्शियस, उन्होंने अच्छे काम किए थे, मेडिटेशन और भगवान की तरफ रहे, वो उन अच्छे कार्यों की वजह से वो जो डियर थी ना, वो जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर वो जाप करते थे, तो वो वहाँ पर आके खाना ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो उनको कॉन्शियसनेस पता थी और ये भी पता था कि मेरे साथ क्यों हुआ। तो फिर वो वहाँ पर बैठ के बड़े होकर जब उन्होंने प्राण त्यागे, फिर जो नेक्स्ट बर्थ हुआ उनका, वो एक ब्राह्मण के घर में हुआ। वहाँ पर फिर उनको सब सोचते थे कि क्यों बात नहीं करते, डिटैच्ड क्यों रहते हैं, इतना इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, बट ही न्यू कि मेरे से क्या गलती हुई थी उस बर्थ में जिस वजह से मुझे इस दुनिया में ज़्यादा नहीं पढ़ना। उनको लोग गाली भी देते थे, उनके खुद के घर वाले, भाभी, सब गाली भी देते थे, बट वो अपने आप को ना उस वहाँ से निकाल के फिर बाहर चले जाते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया, माया में नहीं फंसे, और एंड में जाकर उनको फिर मोक्ष मिल गया।
नाइस, कितनी अच्छी स्टोरीज है ना जो हमारे को बिल्कुल संस्कार समझाती हैं जी जी सनातन जी। धर्म के। ओके। अब नाम जप क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा लास्ट टाइम कब आएगा। अगर आप नाम जप कर रहे हो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वो अपने आप नाम जप आपके अंदर चलने लगेगा। वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, आपकी डेथ कभी भी हो, विल गेट मोक्ष। सो दिस इज द रीजन। ओह स्वीट। सो हमें आज से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी से करनी चाहिए। ओके, तो एक ऐसा टॉपिक जो सबको डरा के रखता है, जी। सब परेशान है, सब घबराए हुए हैं, क्योंकि एक्चुअल अभी देश में चीज़ें भी वैसी हो रही हैं। जी कभी कुछ तूफान आता है, कभी कहीं प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और ग्लोबल सिनारियो भी कुछ खास नहीं है। कभी जी। रिसेशन आ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, कभी ट्रेड वॉर हो रहा है। सो भविष्य मल्लिका ने कहा था कि अगले 7 साल बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। जी। तो क्या सही में रहने वाले हैं, या ये सिर्फ शुरुआत है, या ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे? क्या होने वाला है? सी, अब मैं जुपिटर के बारे में बात करती हूँ। सैटर्न ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुका है। राइट। अब जुपिटर की बात कर लेते हैं। जुपिटर अतिचारी होने जाने हैं। इसका मतलब ये है कि जो जुपिटर की स्पीड है वो ज़्यादा होने जा रही है। एक्सेलरेटेड स्पीड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा अब जो है वो जुपिटर की स्पीड हो जाएगी। और जब जब ऐसा हुआ है, तब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सडन इवेंट्स हुए हैं। जैसे मोस्टली जैसे अब महाभारत वॉर हुई थी, उस टाइम जुपिटर अतिचारी थे। ओह, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तब जुपिटर अतिचारी थे। damn. इवन जब कोरोना आया, तब भी जुपिटर अतिचारी थे। जब जब ऐसा हुआ है तो वर्ल्ड में सडन इवेंट्स हुए हैं। यहाँ मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूँगी, आई एम नो वन, और मैं चाहती भी नहीं कुछ गलत हो, बट अकॉर्डिंग टू भविष्य मल्लिका, अकॉर्डिंग टू जो भी मैं बोलूँगी इनलाइटेंड सोल्स रही हैं हमारे रिलीजन में, सिख रिलीजन में, उन सभी ने ये बोला है कि जो ये 7 साल आने वाले हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हम शायद सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी है। क्या होगा? क्या बताया उन्होंने? सी, पानी से रिलेटेड, क्योंकि अभी सैटर्न ने ट्रांजिट किया है पाइसेस में, विच इज़ अ वाटर रिलेटेड साइन, वाटर साइन। तो वाटर से रिलेटेड सुनामी आ सकती है, वाटर से रिलेटेड कुछ ख़राब इवेंट हो जाना, अर्थक्वेक्स, बाकी वर्ल्ड वॉर के भी चांसेस हैं, बट लेट्स होप कोई बीमारी आ जाना, जैसे कोरोना आई थी, ऐसी कोई बीमारी आ जाना जिसका इलाज शायद हम ढूंढ ही ना पाए। सो ये सब प्रेडिक्शंस की गई हैं, बट आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट। आई एम माइसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, बट आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये सब हो। बट दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम। दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टाइम। Okay. सो हम सभी जितना हो सके पूजा पाठ की तरफ लगें और वर्ल्ड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए प्रे करें। सो आई थिंक हम सभी को अपना पार्ट ज़रूर प्ले करना चाहिए। व्हाट आई डू इज़, मैं हवन बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट किया है मैंने पिछले साल से, फॉर वर्ल्ड पीस। और आई जस्ट होप ये जो इवेंट्स प्रेडिक्टेड हैं ये ना हो, और सभी सुख शांति से रहें। राइट, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। आपके हवन में भगवान जी दर्शन देते हैं, एंड वो बकायदा मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, तो आई वाज अमेज्ड कि कैसे उस हवन में, लाइक आई वांट रेटर यहाँ पे फोटोज लगाए वो, कि लिटरली शिव जी दिख रहे हैं, गणेश जी दिख रहे हैं, लाइक वो कैसे हो रहा है? आई डोंट नो। दैट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स, आई वुड से। मैं ये बोलूँगी कि मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो भगवान की पूजा हो। मुझे ये बात मेरे भगवान ने मुझे दिखाया है। मैं इससे पहले आईटी में थी, मैंने आई थिंक बहुत सारे पॉडकास्ट में अपनी पूरी स्टोरी शेयर की है, यहाँ मैं वो नहीं करूँगी। बट जो भी है, जैसा भी है, भगवान जी ने मुझे मेरा लाइफ पर्पस दिया है, और भगवान जी को तो मैं नहीं छोड़ सकती, और मैं बहुत दिल से उनकी पूजा करती हूँ, हवन करती हूँ, और ये अपने लिए नहीं करती, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए करती हूँ। एंड आई जस्ट होप कि उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया था, स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी, अनकंडीशनल लव। यू ट्रैवल अलॉट, आपकी मैं इंस्टाग्राम भी देखा बहुत ज़्यादा, मैं देखता हूँ आप ज्योतिर्लिंग जाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे धाम पे जाते हैं। वाई? लाइक ऑफ कोर्स ही बात है, मंदिर जाना चाहिए, सब अच्छी चीज़ है, मैं भी बहुत जाता हूँ, बट आई वांट टू नो व्हाई, कि आप जा रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो, वहाँ पे जाके ध्यान कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, या सिर्फ माथा टेक के आ रहे हो, उससे क्या चेंजेस हो रहे हैं? व्हाई सबको क्यों मंदिर जाना चाहिए? आई वांट टू नो दैट। सी, मेरा पर्सनल जो है वो समथिंग पुल्स मी देयर। तो मुझे है कि मेरी जब शादी हुई थी
तो आई हैड दिस इन माइंड कि शादी के फर्स्ट ईयर में मुझे चार धाम तो ज़रूर करने हैं ओके टिल द टाइम आई कंप्लीट माई फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। तो मैंने वो चारों धाम, वो मन में आया था और आई टोल्ड माई हस्बैंड एंड ही हैज़ बीन रियली रियली सपोर्टिव कि वो मेरे साथ चारों धाम मुझे लेके गए। और वो मन में था कि मुझे जुड़ना है और अच्छे से, दिस इज़ माई लाइफ पर्पज़। मुझे तब भी मन में हमेशा आता था कि मुझे भगवान का साथ नहीं छोड़ना, वही है जो मुझे इस वर्ल्ड से तारेंगे। तो बस एक कनेक्ट था। तो मैं वहाँ पर द्वारका भी गई और पूरी धाम भी गई, बद्रीनाथ धाम भी गई, रामेश्वरम धाम बाय गॉड्स ग्रेस में 2 बार गई। और मैं इंश्योर करती हूँ, मतलब मुझे रहता है कि मैं अच्छी जो डेज़ होते हैं ना तब जाऊँ। तो मोस्टली धाम्स मैंने एकादशी पे किए हैं या कार्तिक पूर्णमासी पे किए हैं। भीड़ नहीं होती? पूर्णमासी पे किया होती है, बट गॉड इतना कर देते हैं कि बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है सब। और इतनी ग्रेस है। और कैसे करना चाहिए, कुछ ऐसा मोटिव नहीं होता कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं जा रही हूँ, मटीरियलिस्टिक कोई डिज़ायर्स नहीं होते। इट्स जस्ट दैट कि मैं वहाँ जाकर अपने आप को उस जो वहाँ की एनर्जी है उसमें पूरी तरह सरेंडर कर दूँ एंड आई जस्ट फील दैट एनर्जी, दोज वाइब्स। और नाम जाप जितना हो सके करूँ, सो दैट जितना भी ख़राब कर मैंने किया है शायद जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ वो सब कट जाए। तो मेरा मतलब भगवान को पाना इज़ माई अल्टीमेट एम, विच पर्सनली मतलब मेरा वो है। और उसको बस अच्छे तरीके से पाने के लिए आपको मोक्ष चाहिए? ऑफ कोर्स सभी को चाहिए, आई थिंक सभी को चाहिए जी। तो नाम जाप करें, जब आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं नाम जाप करें, जितना हो सकता है डोनेट करें और दिल से करें। और इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको पुण्य अर्जित करने हैं, इट्स जस्ट दैट यू नो आपको उस भाव से करने कि मैं कुछ करूं, हमेशा करने चाहिए। बट जब आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर करते हैं तो उसका जो फल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। तभी ये स्पिरिचुअल प्लेसेस बनी गई हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक, क्योंकि यहाँ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे जितनी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस होंगी उनके पास एक तो पानी होगा और उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है दैट यू फील दैट एनर्जी। अब उसके पीछे भी रीज़न है, अगर आपको समझना है। ओके, अब देखिए जो भी एक तो ऑलरेडी उस प्लेस की जो एनर्जी है दैट इज़ हाई। जो आइडल्स बनाई जाती है, भगवान की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनके नीचे कॉपर प्लेट पे मंत्रास लिखे रहते हैं। मंत्रास की वाइब्रेशन होती है, दे वाइब्रेट एट अ स्पेसिफिक एनर्जी। वही वाइब्रेशन इस आइडल में भी आ जाती है, इस फिगरन में भी आ जाती है, मूर्ति में भी आ जाती है। और जिसे हम जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है एंड वी फील कि हाँ सच में अब हमने भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया है। तो और रोज़ जो हम भगवान को जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, नहलाना और भोग लगाना, मंत्रा चैंटिंग्स करना, उससे भी इतनी ज़्यादा उस प्लेस की वाइब्रेशंस हाई हो जाती है कि दैट जो हमने भगवान की प्रतिष्ठा की है उसमें से वाइब्रेशंस जितने भी लोग हैं उन सब पे रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको जाकर फील होगा कि कितना पीसफुल, कितनी अच्छी वाइब्स हैं। ऑल्सो वहाँ पर आप देखेंगे कि पानी होता है जिसे हम तीर्थम बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वाटर हैज़ मेमोरी, जो भी वाइब्रेशंस होती है वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इतनी सारी चैंटिंग्स हो रही हैं, ऑलरेडी वहाँ की एनर्जी हाई है, वो सारी इस पानी में एब्जॉर्ब्ड है। Now the water has become a superconductor of that cosmic energy. So जब बोला जाता है ना कि पूजा करने से पहले आप कुंड में स्नान करके आएं, तो इसलिए बोला जाता है कि वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लें और फिर भगवान के पास जाएंगे, अगेन यू आर गोइंग टू रिसीव द सेम एनर्जी। और ऐसा बहुत से कुंड हैं जहाँ बोला जाता है कि अगर आप इस कुंड में नहा के आएंगे तो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, होती भी हैं। सो दिस इज़ द रीज़न, वो जो पानी है टेम्पल के पास बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। और यहाँ मैं बात करूँगी, अभी जो नासा साइंटिस्ट ने रिसर्च में बताया कि सिर्फ 3 जगह इस पूरी पृथ्वी पर हैं जहाँ पर नेचुरल या कह लीजिए सुपर कॉस्मिक एनर्जीज प्रेजेंट है। तो एक तो हमारी जो उत्तराखंड में कसार देवी है वहाँ पर, ओके, एक मचू पिच्चू विच इज़ अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और एक स्टोनहेंज। सिर्फ 3 जगहें हैं और यहाँ की एनर्जीज इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप देखेंगे, ट्रैवलर ब्लॉग्स भी देखेंगे ना, दे कैन फील दैट एनर्जी। इतना ज़्यादा सेरेनिटी, इतना ज़्यादा पीस है वहाँ पर, कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। आई गेस हमने बहुत सारी बातें कर ली, बट अब ऑडियंस के फेवरेट सेगमेंट पे आते हैं जो है रेमेडीज। बिकॉज सबको कुछ ना कुछ परेशानी है और उनको सॉल्यूशन चाहिए जी, और स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस चाहिए। सो सबसे ज़्यादा आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की डिमांड आती है, लाइक सबसे ज़्यादा क्या लोग परेशान हैं? रिलेशनशिप
वन इज़ रिलेशनशिप. आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. ओके. और कपल्स के बीच प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. बहुत से ऐसे कपल्स हैं विच हैव स्मॉल किड्स एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स. तो उनकी शादी बचाना मेरा एक बहुत बड़ा पर्पस हो जाता है, बिकॉज यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं. सो दैट इज़ वाई दे कम टू मी फॉर रिचुअल्स. और मैं उनको खुद भी रेमेडीज़ देती हूँ इफ़ दे वांटेड टू डू द रेमेडीज. इफ दे वांट अपने आप अगर करना चाहें तो रेमेडीज़ दी जा सकती हैं. अगर वो मोस्टली पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कैंडल मैजिक किसी के घर में करना उन शायद इतना टाइम भी नहीं होता. सो आई ऑल्सो गाइड देम कि वो क्या करें एंड आई ऑल्सो डू स्पेल्स फॉर देम. तो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं. फिर मनी प्रॉब्लम्स में भी कभी जॉब का प्रॉब्लम, कभी किसी की प्रमोशन नहीं हो रही. फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एज आई सेड, तो कॉर्ड कटिंग की जाती है बिटवीन दैट थर्ड पर्सन एंड वन ऑफ द पार्टनर्स. सो हर चीज़ बेसिकली. बट ये आजकल ज़्यादा हो रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, देन दिस मनी प्रॉब्लम तो है Okay. रिलेशनशिप. सो मैंने कुछ लिखे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें आते हैं जी जी कि जी. इनसे रिलेटेड हमें रेमेडीज चाहिए या इनसे रिलेटेड हमें सॉल्यूशंस चाहिए. तो आई आस्क यू और आप उसके अकॉर्डिंग बताना. मे बी वो स्विच वर्ड से हो, मे बी वो सिंबल से हो, मे बी Right. वो स्पेल से हो. ओके. जी और मे बी वो वास्तु या जो आपको सही लगे. जी जी. रिलेशनशिप का ही है पहला सवाल कि रिलेशनशिप में इश्यूज हैं कि मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, बहुत जी, सारे जी. झगड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सी देखिए, एक तो रेमेडीज़ के अलावा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बात ज़रूर करें. डोंट स्टॉप कम्युनिकेशन. डोंट स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर. बहुत इंपॉर्टेंट है. पता करिए कहाँ प्रॉब्लम है एंड वर्क ऑन इट. जेन्युइनली वर्क ऑन इट. ठीक है. आप और आपके पार्टनर को पता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. राइट. नो थर्ड पर्सन नोज दिस. राइट. सो डोंट इन्वॉल्व थर्ड पर्सन. बहुत बार लोग ये गलती करते हैं, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं. थर्ड पर्सन को तभी इन्वॉल्व कीजिए जब आपको पता हो कि थर्ड पर्सन इज न्यूट्रल. व्हेन दैट थर्ड पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग साइड्स तो वो रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाता है. सो दो लोगों को आपस में बैठकर खुद एक तो उस पर वर्क करना चाहिए. प्लस अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स विच हेल्प टू स्वीटन द रिलेशनशिप. अब यहाँ पर एक हमें नॉर्मल रेमेडीज़ बताती हूँ जो हर कोई कर सकता है. आप रेड कैंडल ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल सकती है. रेड कैंडल के नीचे आपने एक पेपर पर अपने पार्टनर का नाम लव्स योर नेम या और साइड में योर नेम लव्स योर पार्टनर्स नेम ये लिखना है. उसके बाद आपने इस पेपर को फोल्ड करना है. पेपर के ऊपर आपने एक सिनेमन स्टिक रखनी है और इस कैंडल को उसके ऊपर रख के बर्न करना है. ये आपने फ्राइडे को करना है बिकॉज फ्राइडे इज़ अ डे ऑफ वीनस. ओके. तो ये आपने रेगुलर करना है. एटलीस्ट डू दिस फॉर 9 फ्राइडेज. और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है देन यू कैन कंटिन्यू. बट डेफिनेटली दिस रेमेडी विल हेल्प यू एज जो सिनेमन है इट हेल्प्स टू स्वीटन द रिलेशनशिप. ओके. अनदर रेमेडी दैट आई वांट टू गिव इज आपने अपनी और अपने पार्टनर की पिक्चर लेनी है और रोज़ फ्लावर होता है ना, उसके अंदर आपने डालनी है. और यू कैन जस्ट राइट योर पार्टनर्स नेम एंड योर नेम. उस पेपर को फोल्ड करके पुट इट इन द फ्लावर. अब अपने एक ऑरेंज लेना है. ऑरेंज का जो फ्रूट है वो निकाल देना है और पील के अंदर इस फ्लावर को डालना है एंड बेरी इट इन योर गार्डन. या प्लांट है तो प्लांट में बेरी कर दीजिए एंड वाटर इट. ओके. वाटर इट. उससे कुछ निकलेगा तो नहीं बट जस्ट वाटर इट. और विद इन 3 months इस रेमेडी के रिजल्ट्स नॉर्मली मिल जाते हैं. कूल. ओके. जो थर्ड पर्सन इशू होता है रिलेशनशिप में उसके लिए उसके कोई एक पार्टनर बहक रहा है या चीट कर रहा है बट वो चाहते हैं कि सॉर्ट हो जाए सब कुछ. नहीं, उसके लिए ना मैं रेमेडी यहाँ नहीं बता सकती बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि मैरिड लोगों को कट करने के लिए भी, बिकॉज मेरे पास भी केसेस आते हैं जहाँ पर सपोज एक लड़की आई है और मैरिड मैन से शी इज़ इन्वॉल्व. सो शी विल ट्राई टू डू दिस रेमेडी कि उसकी जो पार्टनर है वो हट जाए. सो आई विल नॉट गो, आई कैन नॉट शेयर दिस हियर. ओके. मैं बता सकती हूँ कैसे प्रोसेस क्या होता है. लाइक वी टेक द 2 candles. आई डू दिस फॉर पीपल व्हेन आई नो दैट येस देयर इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम. बट आप फिगर आउट कैसे करते हो कि कौन सही है? मेरे क्लाइंट्स होते हैं बहुत सालों से. इट्स बीन 6 years. दे हैव बीन एसोसिएटेड विद मी सो आई नो दैम.
Okay. I know them personally also, so I know how things are. ठीक है। जी। बहुत सारे लोग विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल अब्रॉड, वीज़ा नहीं लग रहा पर जी। हमें बाहर जाना है, हमारे जी, को जी। पढ़ने बाहर जाना है, हमारे को जॉब के लिए बाहर जाना है, हमारे को सेटल होने बाहर जी। जाना है, या हमारे पेरेंट्स बाहर है, मतलब पापा बाहर काम कर रहे हैं बट फैमिली का वीज़ा नहीं लग पा रहा, जी तो बाहर जाना है, जी जी इंडिया से बाहर जाना है, तो जी। इसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? इसमें वास्तु में एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन ऑफ सपोर्ट, और इसके जो लॉर्ड है वो है मून। ओके। अब जो मून है ना वो बहुत जल्दी ट्रांजिट होते हैं एक नक्षत्र से, तो वो किसी भी चीज़ को बहुत देर तक टिकने नहीं देते। ओके। तो आपने इस डायरेक्शन में फर्स्ट आइडेंटिफाई कि नॉर्थ वेस्ट आपके घर में कहाँ पर है, और अपनी जिसको भी जाना है बाहर जाना है वो अपनी पिक्चर इस डायरेक्शन में रखें या फिर इस डायरेक्शन में सोना स्टार्ट कर दें। ऑल्सो यू कैन कीप ग्लोब अलॉन्ग विद द पिक्चर, तो इससे आपके जो बाहर जाने के योग बनेंगे। ठीक है। ओके। जॉब में प्रमोशन के लिए? जॉब में प्रमोशन के लिए यू कैन टेक अ ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के अराउंड आप 6 सिनेमन स्टिक्स रखें। अपनी जो विश है प्रेजेंट टेंस में आप एक पेपर के ऊपर लिखें विद अ ग्रीन पेन, बिकॉज ग्रीन इज अ कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट इज ऑल्सो कलर ऑफ अबंडेंस ऑफ मनी। तो जॉब से मनी आता है ना, दैट इज वाई वी आर यूजिंग ग्रीन कलर हियर। तो अब आपने इस पेपर को विद योर विश आपने कैंडल के नीचे प्लेस करना है, और मनी अट्रैक्शन के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो ये स्विच कोड आपको लिख देना है। स्विच कोड है 81629137। तो इसको आप कैंडल के ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर पेपर के ऊपर जहाँ पर आपने विश लिखी है उसके नीचे लिख दीजिए विद अ ग्रीन पेन, फोल्ड करके लाइट द कैंडल, लेट इट बर्न एंड डू दिस थिंग ऑन थर्सडेज एंड यू कैन डू दिस फॉर 7 थर्सडेज। ओके। जी। जो लोगों को जॉब मिल ही नहीं रहे हैं, बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं बट जी। इंटरव्यू क्रैक नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते हैं, वो क्या करें? एक तो अपना नॉर्थ डायरेक्शन चेक करें। नॉर्थ डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो कहीं ना कहीं अगर क्लटर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखा है, उसको बहुत ज़्यादा हैवी किया हुआ है, या फिर गलत कलर आ गए नॉर्थ डायरेक्शन में, येलो आ गया, रेड कलर आ गया, तो ये दिक्कत करता है। दैट मीन्स आपके जो रास्ते हैं वो खुलेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्लटर हटाइए, और ये अगर कलर्स हैं तो उनको हटाकर ट्राई बेज कलर, न्यूट्रल कलर्स यू कैन ट्राई, और ब्लू कलर। कुछ ना कुछ आप ब्लू कलर आइडल हो सकता है, कोई फिगरिन हो सकती है, उस डायरेक्शन में ज़रूर रखें। और ये कलर्स नहीं होने चाहिए, येलो और रेड तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंश्योर दैट। और आप अपनी विश को नॉर्थ डायरेक्शन में विश को आपने लिखना है पेपर पर इन प्रेजेंट टेंस, और नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, और मिरर भी आप रख सकते हैं, बिकॉज मिरर जो है वो मल्टीप्लाई करती है चीज़ों को। ओके। मनी रिलेटेड इशू की पैसा कमा तो रहे हैं बट सेव नहीं हो पा रहा, सेविंग्स के लिए क्या करें? सेविंग्स के लिए इंश्योर कि सबसे पहले आपका जो साउथ वेस्ट है वहाँ पर आपकी कोई पिक्चर तो नहीं है, आप वहाँ तो नहीं सो रहे, बिकॉज कोई भी चीज़ साउथ वेस्ट में उसको ड्रेन करती है, विसर्जन कर देती है उस चीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आपने उस जोन में रख दिए हैं तो बार बार वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपकी ख़राब होंगी, उस पर आपका खर्चा होगा। अगर आप उस डायरेक्शन में सो रहे हैं, मे बी आपको हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए, तो चेक साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और एक और चीज़ आपने करनी है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने एक येलो कलर का वाज लेना है, फूलदान लेना है, और जिसकी नेक जो है वो बड़ी होनी चाहिए, पतली और लंबी होनी चाहिए। इसमें एज इट इज़ आपने वाज को वहाँ पर प्लेस कर देना है। आपने इसको कुछ अंदर नहीं डालना है, इसके फूलदान नहीं रखने, फूल नहीं रखने आपने फूलदान में। बेसिकली जस्ट आपने एम्प्टी वाज जो है वो वहाँ पर प्लेस कर देना है इन साउथ वेस्ट। तो इससे भी आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रुक जाएंगे। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो EMI ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्जों से मुक्त नहीं हो रहे, कर्जा मुक्ति के लिए जी, जी। रेमेडीज चाहते हैं, वो क्या करें? डेट्स के लिए जो डेट्स का कारक होता है वो मंगल ग्रह है। यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को कंबाइन कर रही हूँ, और साउथ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मार्स, मंगल। तो एक इंश्योर कीजिए जो साउथ है वो आपका सही है। साउथ डायरेक्शन में अगर ब्लू कलर आ गया या वाइट कलर, वाइट वैसे इट्स अ न्यूट्रल कलर, दैट विल बी ओके, बट ब्लू तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। प्लस अगर आपका साउथ जो है वो लाइट है एज कम्पेयर टू नॉर्थ तो दिक्कत करेगा। तो साउथ थोड़ा आपका हैवी होना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉर्थ। तो आपने नॉर्थ इज 180 डिग्रीज ऑफ साउथ, राइट? तो आपने हमेशा जब भी आप कोई जोन देखें ना, उसका 180 डिग्री क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी ज़रूर देखें, बिकॉज इन वास्तु दैट इम्पैक्ट्स। तो एक तो वो कर सकते हैं, प्लस आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी जो है मंगल के कारक हैं, हनुमान जी को डेली प्रे करें। फिर एक ब्यूटीफुल रेमेडी है,
एक तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप करें। सो इससे मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कर्ज से बहुत जल्दी बाहर आए हैं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र आपने मंगलवार को करना है फॉर 9 टाइम्स, 9 बार जाप करें इसका। और शिव जी की जब आप पूजा करें तो ये भी रेमेडी आपने ट्यूसडेज को करनी है। ट्यूसडे को शिव जी की जब आप पूजा करें तो मसूर दाल अपने पास लें। मसूर दाल के आप 108 दाने लें और एक एक दाना करके जब आप शिवलिंग पे चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः, या फिर आप ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करें। ओके, सो डू दिस रेगुलरली और आपको जल्दी अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। परफेक्ट। बहुत सारे लोगों को कंसीविंग में इशू आता है, तो उसके जी। लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए? अब यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा माइक्रो वास्तु की भी बात करूँगी। लाइक व्हाट आई डू इज़ कि बहुत जनरल रेमेडीज़ दे देती हूँ मैं। जनरल रेमेडीज़ आप लिख लीजिए, कार्निलियन और मून स्टोन का आप ब्रेसलेट पहन लीजिए अगर वुमेन का फर्टिलिटी इश्यूज़ है, और सनातन गोपाल संतान मंत्र का स्तोत्र का जाप करें रेगुलरली। तो ये दोनों रेमेडीज़ कोई भी कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू वास्तु देयर आर स्पेसिफिक जोन्स। एक पर्जन्य जोन है, अगर कंसेप्शन ही नहीं हो रहा, व्हाट आई डू इज़ मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि वो पर्जन्य जोन में बैठें और मेडिटेट करें, और 21 डेज तक तो आपने रेगुलर करना है। तो ये जो जोन है इसको एक्टिवेट भी मैं करवाती हूँ लोगों से कि हम फूड आइटम्स के थ्रू जोन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये भी देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है उस जोन में। अगर जैसे कलर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर गलत सामान उस जोन में रखा है, तो वो जोन एक्टिवेटेड ही नहीं है अगर आपका, तो फिर कुछ फूड आइटम्स के थ्रू हम जोन को एक्टिवेट कराते हैं और कपल को बोलते हैं कि वहाँ पर वो मेडिटेट करें। सो दिस इज़ वन ऑफ द जोन्स, पर्जन्य। फिर एक जोन आता है अनिल जोन। अगर किसी मेल का कोई प्रॉब्लम है, मतलब कंसीव जो नहीं हो पा रहा वो मेल की वजह से नहीं हो पा रहा, तो एक अनिल जोन होता है। अनिल जोन को देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, वहाँ नॉर्मली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो फिर उनको करेक्ट किया जाता है विद फूड, विद जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वो एनालाइज करके उनको करेक्ट किया जाता है। फिर एक जोन होता है पुषा। अब क्या होता है कि कभी कभार जो लेडीज़ हैं वो कंसीव तो कर लेती हैं बट मिसकैरेज हो जाता है, तो पुषा इज़ लाइक इट विल नरिश यू। दैट मीन्स पुषा जोन में प्रॉब्लम है, घर के नरिशमेंट नहीं हो पा रही बच्चे की, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। अनदर जोन इज इंद्र। दोनों इस प्रॉब्लम के लिए ना, जो कि बच्चा आ रहा है बट वो मिसकैरेज हो रहा है, इस प्रॉब्लम के लिए हम 2 जोन्स बेसिकली देखते हैं। वन इज दिस पुषा, द अदर वन इज इंद्र। इंद्र जोन इज अ प्रोटेक्टर, यू कैन से, जो बेबी को 9 मंथ्स तक प्रोटेक्ट करेगा। तो इन 2 जोन्स में अगर प्रॉब्लम है तो वो मिसकैरेज हो जाता है मोस्टली। सो इनको हमें स्टडी करना है कि यहाँ कोई दोष ना हो, बट ये आपको गाइडेंस जो है वो एक वास्तु कंसल्टेंट से ही मिल सकती है, राइट गाइडेंस। बट इन जनरल साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में अगर दोष आ रहा है, दैट मीन्स कंसेप्शन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अनदर थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स SSW भी प्रॉब्लम करता है। अभी मैंने बताया साउथ वेस्ट एक्सपेंडिचर के लिए, अगर कोई महिला जो है वो साउथ वेस्ट में सो रही है, दिस वाज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स दैट आई सी। तो जो बच्चा है वो मिसकैरेज हो जाता है, जो स्त्री है उनका मिसकैरेज हो जाता है इफ शी इज स्लीपिंग इन साउथ वेस्ट। दैट्स व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपने कंसीव कर लिया है, जिनको भी प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट इंश्योर करें कि आप साउथ वेस्ट में सोएं। इट्स अ जोन ऑफ स्टेबिलिटी, इट्स ऑल्सो जोन ऑफ प्रोटेक्शन। तो जब आपको पता चले यू आर प्रेग्नेंट, स्टार्ट स्लीपिंग इन साउथ वेस्ट and ensure you're not sleeping in southwest। और कंसेप्शन, कंसीव के लिए आप स्विच कोड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। टू कंसीव यू कैन राइट दिस स्विच कोड। सो द स्विच कोड इज 8980808। सो बहुत सारे लोग हेल्थ से रिलेटेड परेशान होते हैं कि हील नहीं हो पा रहे हैं, कुछ चीज़ है जो परेशान करे जा रही है, बीमारी बार बार आ जा रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले तो इंश्योर, जैसे मैंने बताया कि साउथ वेस्ट में नहीं रहना, बिकॉज इस पे खर्चा होगा, आपकी हेल्थ पे हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। सो इंश्योर यू नॉट स्लीपिंग इन साउथ वेस्ट जोन ऑफ योर हाउस। और वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन ऑफ हीलिंग। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको आप नॉर्थ ईस्ट में सुलाइए फॉर 10-15 डेज, ज़्यादा दिन भी नहीं सुलाना, एंड शिफ्ट बैक टू आफ्टर 10-15 डेज। सेकेंडली, जो भी मेडिसिन है उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल ऑन द मेडिसिन। दिस इज अ सिंबल ऑफ हीलिंग। इस सिंबल को क्या कहते हैं?
इज अ ज़ीबू सिंबल ऑफ हीलिंग। ज़ीबू symbol। एग्जैक्टली। ओके। तो इसको आपने मेडिसिन पर बनाना है, और मेडिसिन को प्लेस कहाँ करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करें। और यहाँ पर अब जो धन्वंतरी भगवान है वो लॉर्ड ऑफ हीलिंग है, राइट? तो अभी हमें हीलिंग्स चाहिए फॉर दैट पर्सन, तो उनकी आपने पिक्चर लेनी है और नॉर्थ ईस्ट में रख देनी है। अलॉन्ग आपने उस पर्सन की पिक्चर भी अलॉन्ग विद हिज पिक्चर रख देनी है, ब्लेस करते हुए, सो दैट वो जो है जल्दी ठीक हो। अनदर थिंग दैट यू कैन डू है, सी जो भी हम खाते हैं उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है, पानी की भी अपनी वाइब्रेशन होती है। अब हमें खाना और पानी दोनों में हीलिंग वाइब्रेशंस डालनी है। तो आप महामृत्युंजय का मंत्र जाप करके या गायत्री मंत्र का जाप करके उस पर एटलीस्ट 11 टाइम्स जो भी बीमार हैं उनको तब खाना दें। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प। सो मैंने यहाँ पे बहुत सारी आपको रेमेडीज़ बता दी है। अगर आप स्पेल वर्क की भी बात करूँ तो एक और रेमेडी आप कर सकते हैं। आप एक जार लीजिए, यू कैन टेक अ ग्लास जार, और उसके अंदर आपने पर्सन की पिक्चर डालनी है। You can also write his name. अगर पिक्चर नहीं है, write the name of the person on a paper, और उस पेपर को आपने जार के अंदर डालना है। फिर एप्पल सिडार विनेगर आपने उसमें ऐड करना है, रोज़मरी ऐड करनी है, गार्लिक ऐड करना है, ब्लैक पेपर ऐड करना है। दीज आर द हर्ब्स ऑफ हीलिंग। और फिर आपने जार को बंद करना है, शेक करना है, और इसके ऊपर आपने वाइट कैंडल लगानी है और बर्न करनी है। सो और अपनी इंटेंशंस आपने डालनी है कि वो जो पर्सन है फटाफट हील हो। ओके, आई गेस बहुत सारे अभी और सवाल हैं जो रेमेडीज आप तक आने वाली हैं, पर वो हम दूसरे पॉडकास्ट में कवर करेंगे, द पॉडकास्ट बाय अडॉन। तो उस वाले चैनल पे हम बात करेंगे बहुत सारी रेमेडीज की, क्योंकि इस वाले फिर एपिसोड लंबा हो जाएगा। ऑडियंस बहुत बोलती है कि छोटे एपिसोड बनाया कर वरुण भैया। सो इसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम सिर्फ रेमेडीज की बात करने वाले हैं। हम वास्तु की कुछ बातें करने वाले हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या परेशानी आ रही है। हम स्पेल्स की बात करेंगे, कैंडल्स की बात करेंगे और सिंबल्स की बात करेंगे। तो अगला एपिसोड आप समझो सिर्फ रेमेडी स्पेशल है, सिर्फ रेमेडीज की बात करेंगे हम। कुछ अनाप शनाप परेशान नहीं करेंगे आप लोगों को, फालतू का एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देंगे आप लोगों को, राइट? ओके। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि डोर्स के बाहर हमें प्लांट रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, गणेश जी लगाने चाहिए, घर में मंदिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड एवरीथिंग। तो वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलते हैं, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको लिंक दिख जाएंगे, इसीलिए क्लिक करें और वहाँ पहुँच जाइए। एंड आखिरी सवाल इस एपिसोड के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स का? बहुत ही अमेजिंग, और ऐसे लगे नहीं कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। सो बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहिए। किसको कहाँ से क्या किस चीज़ की ज़रूरत हो, यू नेवर नो, राइट? एग्जैक्टली। सो जस्ट कीप हेल्पिंग पीपल। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। बस लास्ट में जाते जाते कोई भी ऐसी 3 चीज़ें, बिकॉज आपसे बात करके ना मेरे को ऐसा लगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, और ऑडियंस का और मेरा कुछ तो और बेनिफिट होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने सीखा और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, एंड आई वांट कि सबको पता होनी चाहिए। जी जी जी। मैं रावण की सीख इसे बोलती हूँ, और मैंने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, अपने ऊपर काम किया है। तो यहाँ पर छोटी सी स्टोरी है, बताइए। जब रावण जो हैं डेथ बेड पे थे, तो राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि रावण से ना, वो एक विद्वान थे, हम सभी को पता है, राइट? तो उनसे कुछ सीख लेकर आओ, जीवन की सीख लेकर आओ। तो पहले लक्ष्मण जी गए, उनके हेड के पास खड़े हो गए। तो रावण जी से बोला कि मुझे कुछ बता दो जो मेरे काम आए। तो रावण जी ने कुछ नहीं बोला, तो वो खड़े रहे। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस राम जी के पास गए। तो राम जी ने पूछा, तुम जब गए थे तो कहाँ खड़े थे? तो कहते, मैं हेड के पास, वहाँ उनके सिर के पास खड़े होके मैंने उनको ये बोला। तो कहते, यही गलती है, जब किसी से कुछ लेना होता है उसके सिर पे नहीं खड़े होते, उसके आगे, मतलब तुम याचना करके कि मुझे बताओ, छोटा बनना पड़ता है अपने आप को, बड़ा नहीं दिखाते। तो वहाँ जाके उनके पैर के पास खड़े होकर फिर से वही सवाल पूछो। तो वो फिर से गए, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और बोला कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ बताओ कि आपने अपनी लाइफ में क्या 3 चीज़ें जो हम सभी को करनी चाहिए, क्या सीख है वो। तो फिर रावण ने बोला, पहली सीख, कोई भी राज जिसे आप सीक्रेट रखना चाहते हो वो अपने किसी को भी ना बताएं, अपनों को भी ना बताएं, बिकॉज मैंने ये गलती की है। मैंने अपना राज कि मैं कैसे मरूंगा, मेरा जो है नाभि में था, राइट? तो वो उन्होंने विभीषण को बताया।
तो विभीषण ने वही चीज़ राम जी को बता दी। तो इसलिए अपना जो सीक्रेट है, राज है, वो किसी को भी ना बताएं, वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, को ना बताएं। सेकेंडली, जब भी बुरा थॉट, किसी का बुरा करने का मन करे, उसको टालते रहो, आज नहीं कल। आप उस पर एकदम वर्क नहीं कर पाएंगे, बट कल कल ऐसे करके बहुत टाइम बीत जाएगा और मे बी तब तक आपकी जो मति है वो ही बदल जाएगी। तो जो भी बुरा करने का ख्याल है उसे कल पे डालो, जो अच्छा करने का ख्याल है वो अभी इसी वक्त कर डालो। टुमारो नेवर कम्स, अभी कर। तो यही मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूंगी, मैंने बहुत सीखा इस चीज से। तो थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में द पॉडकास्ट पे अडॉन पे, जो हम सिर्फ रेमेडीज की बात करेंगे। थैंक यू।